7 अप्रैल 2026 समय रैना अपना कॉमेडी स्पेशल लॉन्च करते हैं स्टिल अलाइव। यूट्यूब पे कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, किसी को कोई टिकट खरीदने की जरूरत नहीं है, किसी को कोई सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है। 8 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं और सब लोगों को ये सब कुछ देखने को मिलता है एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। समय रैना ये वही बंदा है जिसने 2 हफ्ते पहले मेडिसन स्क्वायर गार्डन में परफॉर्म किया था और न्यूयॉर्क जैसी सिटी में 6000 से प्लस सीट्स बेची थी। और आज से लगभग 1 साल पहले इंडियाज गॉट लेटेंट की कंट्रोवर्सी चल रही थी, जिसमें उन्होंने पब्लिकली बताया उनके 8 करोड़ रुपए रिस्क पे थे और उन्होंने बोला कि उनकी पूरी लाइफ की सेविंग्स थी। तो सवाल ये उठता है कि एक स्टैंड अप कॉमेडियन के अकाउंट में 8 करोड़ रुपए आए कैसे? अगर तुम्हें लगता है कि ये यूट्यूब व्यूज से है तो तुम बहुत गलत हो। और बात करेंगे इंडियाज गॉट लेटेंट की जो पूरी कंट्रोवर्सी हुई थी, क्या वो सच में समय रहना के लिए कहीं ना कहीं सच में प्रॉफिटेबल थी? और एक स्टैंड अप कॉमेडियन एग्जैक्टली कमाता कैसे है, यूट्यूब पे कंटेंट क्यों डालता है, या इतने बड़ा फेमस होने के बाद भी ये सारे यूट्यूबर्स अपना कंटेंट फ्री में क्यों डालते रहते हैं, पूरे स्टैंड अप कॉमेडी की इंडस्ट्री को आज हम डिकोड करेंगे। दिस इज योर होस्ट अर्पित शर्मा। अगर तुम्हें बिजनेस और फाइनेंस का कंटेंट देखना अच्छा लगता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तुम्हारे लिए एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन मेरे लिए जेन्युइनली बहुत मायने रखेगा। सो नाउ लेट्स डीप डाइव इनटू द वीडियो। After months of silence, stand-up comic Samay Raina is back. In the name of content creation, perverted, vulgar, dirty comments, dirty videos, dirty so-called humor which is not funny is all being promoted. Now here's where it gets bizarre. The list of names that you see after this, they were all part of different episodes. महीनों की ट्रोलिंग, 3 FIR, जान से मारने की धमकी, फैमिली को थ्रेट, सामाजिक बहिष्कार और सुप्रीम कोर्ट की फटकार। डाउनफॉल कैसा भी हो, कमबैक समय रैना जैसा ही होना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि ये सारे यूट्यूबर्स फ्री में कंटेंट यूट्यूब पे इसलिए डालते हैं क्योंकि इनको ऐड रेवेन्यू आ जाए, इनके मिलियन ऑफ व्यूज आते हैं जिससे इनको बहुत सारा पैसा मिलता है, तो तुम बहुत ज़्यादा गलत हो। और तुम्हारा ये इल्यूजन मैं अगले 2 मिनट में तोड़ने भी वाला हूँ, क्योंकि रियलिटी है कि यूट्यूब व्यूज से पैसा नहीं आता, रियल पैसा आता है एक 3 टियर सिस्टम से। और वो सिस्टम आज मैं तुम्हें एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा। और मैं तुम्हें बता रहा हूँ कुछ चीज़ें तुम्हें जेन्युइनली इतनी शॉकिंग लगेगी, तुमने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा। तो सबसे पहले एक मेंटल मॉडल क्लियर करते हैं। कॉमेडियंस का पूरा बिजनेस एक फनल की तरह काम करता है जो 3 टियर्स में डिवाइडेड है। टॉप ऑफ द फनल, इसमें क्या होता है, यूट्यूब हो गया, फ्री कंटेंट हो गया, रील्स हो गया, वायरल क्लिप्स हो गया, ये सारी वो चीजें हैं जिसकी कोई कॉस्ट नहीं लगती। ऑडियंस इस चीज को फ्री में कंज्यूम कर सकती है, फ्री में एक्सपीरियंस कर सकती है और फ्री में शेयर कर सकती है। यहाँ पे करोड़ों लोग आते हैं, एंटरटेन होते हैं और जो भी क्रिएटर होता है उसकी लॉयल ऑडियंस में इवेंचुअली कन्वर्ट होते हैं। ये वो लोग हैं जो तुम्हें इस स्टेज पे डायरेक्टली पैसा नहीं देते हैं, लेकिन ये क्रिएटर की रीच बनाने में बहुत हेल्प करते हैं। सो ये जो पूरा टॉप ऑफ द फनल होता है, सिर्फ इसका एक एजेंडा होता है, लोगों को, पब्लिक को अवेयर करना कि मैं एग्जिस्ट करता हूँ, तुम मेरे को देखो, मेरी फील्ड ये है, मैं ये करता हूँ। और इससे क्या होता है, इवेंचुअली लोगों को तुम्हारा काम अच्छा लगता है और इसी वजह से लोग तुम्हारे क्लाइंट्स बन जाते हैं। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द पीपल जो यूट्यूब पे कंटेंट बनाते हैं, फाइनेंस सिखाते हैं, बिजनेस सिखाते हैं, मार्केटिंग सिखाते हैं, ये सब कुछ कहीं ना कहीं टॉप ऑफ द ऑडियंस वाला काम ही कर रहे होते हैं। ये लोग दुनिया को बताते हैं कि यार हम लोग एग्जिस्ट करते हैं, हम लोग इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से हैं, फाइनेंस से, बिजनेस से, कॉमेडी से, जो भी चीज़ है। और लोग उनको इवेंचुअली उनके काम के लिए पसंद करने लगते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनको काम बहुत पसंद आता है और वो सोचते हैं कि यार मेरे को इस पर्सन से और कनेक्ट करना है, मेरे को इसका कोई प्रोडक्ट लेना है, मेरे को इसकी सर्विस लेनी है, मेरे को इसको शो में जाना है, और एक पर्सन लेवल पे कनेक्ट हो जाते हैं। वैसे कुछ लोग होते हैं जिनको काम उतना पसंद नहीं आता और वो लोग टॉप ऑफ द फनल से ही एग्जिट कर जाते हैं। अब जैसा मैंने तुम्हें कहा था, मैं तुम्हारा इल्यूजन तोड़ता हूँ यूट्यूब व्यूज के पैसे का। एक नंबर देखते हैं, सोचो किसी कॉमेडियन की वीडियो पे लगभग 1 करोड़ व्यूज आते हैं। सुनने में बहुत बड़ा नंबर लग रहा है और अच्छा भी है, लेकिन रफली ये तुम्हें सिर्फ 1.2 से 2.5 लाख रुपीस तक का रेवेन्यू लाके जनरेट कर सकता है। और ये वीडियो प्रोड्यूस करने के लिए यूजुअली एक एडिटिंग टीम चाहिए होता है, ट्रैवल चाहिए होता है, प्रोडक्शन चाहिए होता है, कैमरा मैन चाहिए होते हैं, और ये सब तुम निकालोगे तो हार्डली क्रिएटर के हाथ में कुछ बनता होगा। अगर मैं इसको कंपेयर करता हूँ एक टेक या फाइनेंस वाली नीश वाले यूट्यूबर से, तो सेम 1 करोड़ व्यूज पे उस बंदे को हो सकता है 9 से 13 लाख रुपए मिल जाए। सेम 1 करोड़ व्यूज, लेकिन डिफरेंस है 5 से 6 गुना का। अब तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि यार अर्पित इतना बड़ा डिफरेंस क्यों है? तो सिंपल सी बात है, YouTube जो है वो पैसे पेड़ पे नहीं उगाता है, उसको भी जो पैसा होता है वो जो लोग एड्स रन करते हैं YouTube पे, वहीं से उनको पैसा मिलता है। और जो भी लोग YouTube पे एड्स रन करते हैं उनके लिए जो भी लोग फाइनेंस देखते हैं, टेक देखते हैं, ये वाली जो ऑडियंस होती है ये क्रीम ऑडियंस होती है, क्योंकि ये वो लोग होते हैं जिनके अंदर परचेसिंग पावर होती है, थोड़ा ज़रा स्मार्ट होते हैं, टॉप 10% ऑफ द सोसाइटी में आते हैं और खर्च करने की एबिलिटी रखते हैं। वैसे जो भी लोग कॉमेडी नीश में है या फन एंटरटेनमेंट नीश में, ये जनरली मास ऑडियंस होती है और ये वो ऑडियंस होती है जिसका बाइंग परचेज या बाइंग इंटेंट बिल्कुल नहीं होता या बहुत नेग्लिजिबल होता है। वो लोग यूट्यूब देखते हैं क्योंकि उनको बस मजे करने हैं, फन करना है,
अगर उनको यूट्यूब पे तुम कुछ भी चीज एडवर्टाइज करोगे तो बहुत कम चांस है कि वो लोग उस प्रोडक्ट को जाके सच में खरीद ले। और ये चीज यूट्यूब को भी पता है और जो लोग यूट्यूब पे एड्स रन करते हैं उनको भी पता है। इसलिए जब भी आपका एंटरटेनमेंट वाला वीडियो होता है तो उस पर ऑब्वियसली अगर आपके व्यूज ज्यादा आते हैं तब भी आपको पेमेंट कम मिलता है, और अगर आपका फाइनेंस का पेज होता है तो उस पर व्यूज कम आते हैं तो भी आपको रेवेन्यू ज्यादा मिलता है पर व्यूज का, क्योंकि जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं वो प्रीमियम ऑडियंस है, क्रीम ऑडियंस है। जैसे भी तुम लोग ये वीडियो देख रहे हो, आई कैन डेफिनेटली से तुम लोग इंडिया की टॉप 10% ऑडियंस में आते हो, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल आर नॉट वॉचिंग दिस काइंड ऑफ कंटेंट। उनको फाइनेंस के बारे में, बिजनेस के बारे में नहीं सीखना है। और यही चीज तुम अपने सराउंडिंग में भी नोटिस कर सकते हो, कितने ही लोग होंगे जो फाइनेंस बिजनेस का कंटेंट देखते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल आर बिजी वॉचिंग नेटफ्लिक्स, प्राइम वगैरह, और यही सिंपल चीजें सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को, सारे जो भी लोग एड्स रन करते हैं सबको पता है। सो नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, समय रैना जैसा एक बड़ा स्टैंड अप कॉमेडियन यूट्यूब पे कंटेंट इसलिए नहीं डालता क्योंकि उसको एड रेवेन्यू से पैसा मिले, वो डालता है क्योंकि उसकी टॉप ऑफ द फनल स्ट्रांग होए, लोग उसके बारे में जाने, लोग उसके बारे में अवेयर हुए, और इवेंचुअली इसका जो कन्वर्जन रेट है, उसका जो फनल का कन्वर्जन रेट है वो बढ़ जाए। फनल का कन्वर्जन रेट एक्जैक्टली क्या होता है इस पे हम आगे आते हैं। इसी के साथ समय रैना के पास एक और ऑप्शन था कि वो अपना स्टिल अलाइव वाला एपिसोड किसी भी OTT प्लेटफॉर्म पे डाल सकता था और उसके बदले में एक बड़ा चेक उठा सकता था। लेकिन उसमें कहीं ना कहीं पता है दिक्कत क्या आ जाती, अभी तुम देखोगे हर कोई समय रैना की बात कर रहा है और समय रैना वापस वायरल जा रहा है, लगभग उतना ही वायरल जा रहा है जितना जब वो इंडियाज गॉट लेटेंट की कंट्रोवर्सी में गया था, लेकिन इस बार एक पॉजिटिव डायरेक्शन में। अगर उन्होंने अपना यही शो कोई OTT प्लेटफॉर्म को दिया होता तो ऑब्वियसली बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यूट्यूब पे फ्री में कंटेंट देखते हैं, वो लोग कोई Amazon प्राइम को या नेटफ्लिक्स को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो ये सारी ऑडियंस को कभी केटर कर ही नहीं पाते और वो वापस शायद ट्रेंड में नहीं आ पाते और इतनी मास पब्लिक को केटर नहीं कर पाते। उनको Amazon प्राइम या नेटफ्लिक्स डेफिनेटली 10 गुना से भी ज्यादा पैसे दे देता उस पर्टिकुलर शो के, अगर वो सेम शो उन्होंने कोई OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज किया होता। लेकिन वो वायरलिटी जो उनको आज मिल रही है वो उनको डेफिनेटली OTT प्लेटफॉर्म से नहीं मिल पाती। इसलिए मेरे ओपिनियन में ये बहुत ज्यादा स्मार्ट मूव था, क्योंकि अब सब लोग वापस उनकी बातें कर रहे हैं, इससे उनकी ओवरऑल रीच बढ़ रही है, जिसकी वजह से उनको ब्रांड स्पॉन्सर वीडियोस में ज्यादा चार्ज करने की एबिलिटी मिलेगी, उनके जो टिकट्स हैं शोज से वो ज्यादा बिकेंगे। सब हम लोगों को एक्जैक्टली टॉप ऑफ द फनल क्या होता है कि समझ में आ गया, इसलिए हम बात करते हैं टियर 2 की, दैट इज मिडल ऑफ द फनल। देखो, जब एक व्यूअर आपका कंटेंट रेगुलरली देखने लग जाता है तो एक पॉइंट आता है जब वो फैन बन जाता है और एक फैन एक स्मॉल अमाउंट पे करने को रेडी हो जाता है, और यही स्टेप है जिसको हम कहते हैं मिडल ऑफ द फनल। समय रैना के केस में या स्टैंड अप कॉमेडियंस के केस में क्या होता है, इट इज यूजुअली यूट्यूब मेंबरशिप्स। सिर्फ 59 रुपीज दे के तुम्हें एक्सक्लूसिव कंटेंट मिल जाता है, बिहाइंड द सीन्स मिल जाता है, मे बी क्रिएटर का डायरेक्ट एक्सेस मिल जाता है। अगर समय रैना की बात करूं तो अप्रोक्सीमेशंस के हिसाब से 80 से 90,000 एक्टिव मेंबर्स थे उनके यूट्यूब मेंबरशिप पे, जो हमें ग्रॉस रेवेन्यू देते हैं 47 लाख रुपीज पर मंथ का। लेकिन ये ग्रॉस रेवेन्यू है, नेट रेवेन्यू नहीं। मतलब बेसिकली इसके ऊपर यूट्यूब भी अपना 30% का कमीशन लेता है, उसके ऊपर टैक्सेस भी लगते हैं, तो अप्रोक्सीमेटली उनके हाथ में लगभग 25 से 30 लाख रुपए पर मंथ मिल जाता होगा मेंबरशिप के सब्सक्रिप्शन की हेल्प से। अब ये चीज कोई एग्जैक्ट नंबर नहीं है, लेकिन एक अच्छा एस्टिमेशंस है। अब तुम एक चीज मैथमेटिकली समझने की कोशिश करो, उनके व्यूज आ रहे हैं 10 करोड़ 20 करोड़, लेकिन उनके जो लोग मेंबर्स कन्वर्ट हो रहे हैं वो उससे काफी कम है, मे बी 1% ऑफ दैट ऑडियंस। लेकिन तब भी ये चीज तब भी बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट करके दे रही है। अब सोचो क्या होगा अगर वो इस फनल को और एक्सपैंड करते रहे, अगर उनके नॉर्मल व्यूज 10 करोड़ से 20 करोड़ चले जाते हैं और उनका जो कन्वर्जन रेशियो होता है वो तब भी सेम 1% पे ही रहता है, तब भी उनका जो रेवेन्यू है वो मैसिवली मल्टीप्लाई हो जाएगा। और इसी कारण से कि जो स्टैंड अप कॉमेडियंस होते हैं ये हमेशा अपने यूट्यूब को अलाइव रखने के लिए, यूट्यूब की ऑडियंस को केटर करने के लिए नया फ्री कंटेंट डालते रहते हैं ऑन यूट्यूब, क्योंकि इनका जो टॉप ऑफ द फनल है वो एक्सपैंड होता रहे, जिससे उनका इवेंचुअली ज्यादा सेल होएगा। एकदम सिंपल सा लॉजिक है यार, अगर तुम्हारी दुकान पे 100 लोग आएंगे तो हो सकता है उसमें से 10 खरीदें। अगर तुम्हारी दुकान पे लेकिन 200 लोग आएंगे तो ऑटोमेटिकली अगर उसमें से सेम 10% लोग खरीदते हैं तब भी 20 लोग तुम्हारा सामान खरीद रहे होंगे, जिसकी वजह से तुम्हारा ओवरऑल रेवेन्यू काफी बढ़ जाएगा। इसी के साथ जो सुपर चैट होता है, लाइव डोनेशंस होते हैं, ये सारी चीजों को मैंने काउंट नहीं करा है क्योंकि इसका कोई एग्जैक्ट रेवेन्यू डेटा हमें नहीं मिला। लेकिन तुम जानते हो कि लाइव स्ट्रीम्स पे सुपर चैट क्या होता है। बेसिकली फैंस डायरेक्टली पैसे देते हैं ड्यूरिंग चेस टूर्नामेंट्स, कोई मैराथन स्ट्रीम्स होती है या कुछ भी होता है, तो बेसिकली जो भी लोग वीडियोस देख रहे होते हैं वो क्रिएटर से कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछने के लिए क्रिएटर को 50 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए पे करते हैं और उनका जो भी क्वेश्चन होता है उसको पूछ लेते हैं। सो अभी तक हमने ये समझा टॉप ऑफ द फनल ने रीच दी, मिड फनल से हम एक रिकरिंग इनकम आना शुरू हो गई। अब हम बात करते हैं बॉटम ऑफ द फनल, जहां असली पैसा छुपा हुआ है, एक ऐसी जगह जहां 50 लाख रुपए क्रिएटर एक दिन में कमा लेता है, एक रात में कमा लेता है। मैं बात कर रहा हूँ लाइव शोज की, और यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखो, यूट्यूब ने तुम्हें ऑलरेडी रीच दे चुकी है, मेंबर्स ने तुम्हें लॉयल फैंस दे रखे, और ये जो लॉयल फैंस है कि तुमसे टिकट खरीदने को भी रेडी है, और यही पे तुम्हारा मैजिक काम करेगा। पूरी चीज एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करो। मान लो एक वेन्यू है जहाँ पे 1500 सीट्स हैं और वहाँ पे एक टिकट की कॉस्ट 2000 रुपीज है। मान लेते हैं शो फुल हो गया तो ग्रॉस कलेक्शन हुआ लगभग 30 लाख रुपीज फॉर अ सिंगल नाइट।
लेकिन अगर तुम सोच रहे हो कि सारा पैसा क्रिएटर को चला जाता है तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ऑब्वियसली जो भी बंदा अपना वेन्यू प्रोवाइड करता है वो भी उसमें एक कट लेता है। तो देखो जिसका भी वेन्यू होता है वो बेसिकली 2 प्रपोजल रखता है क्रिएटर के सामने, डिपेंडिंग ऑन क्रिएटर कितना बड़ा है, कितना फेमस है और कितनी प्रोबेबिलिटी है कि उसका पूरा शो फुल हो जाएगा। सबसे पहला होता है फ्लैट गारंटी, जिसमें बेसिकली कॉमेडियन एक जॉब या एक प्रोफेशनल गिग की तरह आता है। वो आता है, अपना शो करता है, अपनी नॉर्मल फीस लेता है और चला जाता है। शो ज्यादा बिके उसको फर्क नहीं पड़ता, शो की सीट्स कम बिके उसको फर्क नहीं पड़ता, जो भी रिस्क होता है वो वेन्यू वाले का होता है। दूसरा होता है रेवेन्यू स्प्लिट मॉडल। इसमें बेसिकली क्या होता है, जो प्रमोटर होता है और जो कॉमेडियन होता है वो बेसिकली जो भी कॉस्ट आती है उसके बाद प्रॉफिट शेयरिंग में ऑपरेट करते हैं लाइक अ बिजनेस पार्टनर्स। यूजुअली ये 25 से 40% के बीच में वेरी करता है, लेकिन अगर क्रिएटर बहुत बड़ा है, स्पेशली जैसे समीर रैना या जाकिर खान जैसे, तो ये लोग 35 से 45% ऑफ द प्रॉफिट्स खुद रखते हैं, क्योंकि ये लोग कॉन्फिडेंट होते हैं कि यार शो पक्का फुल हो जाएगा, सीट्स भर जाएगी, और ये लोगों को पता है जो भी ऑडियंस आ रही है वो इनके नाम की वजह से आ रही है। इन्होंने इतने साल जो मेहनत करी, इतने साल जो ग्राइंड किया, उसका नतीजा है। इसलिए ये लोग यूजुअली, इनके पास ज्यादा नेगोशिएटिंग पावर होती है, इसलिए ये लोग 35 से 40% का प्रॉफिट शेयर रखना पॉसिबल कर पाते हैं। सो जैसा भी मैंने बोला था, 1500 सीट्स, 2000 रुपए का टिकट, इसमें ग्रॉस लगभग 30 लाख रुपीस कलेक्ट होते हैं। इसमें से अगर रफली 35% भी कॉमेडियन लेता है तो उसके हाथ में 10.5 लाख रुपए बचते हैं एक रात के एक शो करने के। अब तुम इसका स्केल खुद इमेजिन करो, अगर थिएटर में 500 सीट्स है, 1000 टिकट्स है, तो कॉमेडियन रफली लगभग 1.5 लाख रुपए कमाता है। अगर कोई सिटी टूर कर रहा है, 1500 सीट्स हैं, 2000 का टिकट है, तो रफली 10 लाख रुपए। और यही शो अगर कोई अरीना लेवल पे हो रहा है जहां में 5000 सीट्स हैं, लगभग 2500 रुपए का एक टिकट है, तो क्रिएटर के हाथ में रफली बनते हैं 50 लाख रुपए एक सिंगल दिन के। और बताइए इस पूरे सिस्टम में सबसे खूबसूरत चीज क्या है, ये पूरा चीज एक सब्सक्रिप्शन, एक सॉफ्टवेयर की तरह बिकता है। मतलब एक 60 मिनट का सेट पॉलिश करने में बंदे को 2 साल लग जाते हैं, जो बहुत डेडिकेशन और बहुत टाइम मांगता है, डिलीवरी टाइट करने में, जोक्स को टेस्ट करने में। लेकिन जब एक बार की चीज हो जाती है तो क्रिएटर को हर बार नया सेट नहीं लिखना पड़ता है, वो हर सिटी में जाके सेम सेट सुना सकता है और इसी चीज को एक सॉफ्टवेयर की तरह एक जगह कॉपी पेस्ट कर सकता है और उससे बहुत अच्छा रिटर्न्स आता है। क्योंकि ये वो जोक्स होते हैं जो YouTube पे पब्लिश नहीं होते हैं। YouTube पे तो एक 10 से 15 मिनट का एक ट्रेलर अपलोड होता है, जो ऑडियंस को ये कॉन्फिडेंस देता है कि यार इसके लिए 2000 रुपए, 2500 रुपए का टिकट लेना वर्थ इट है। उनका जो असली कंटेंट है, जो 2 से 3 घंटे चलता है, वो वाली ऐसी चीजें जो अभी तक YouTube वाली ऑडियंस ने देखी ही नहीं है। तो अगर वो हर सिटी में जाके सेम सेट करते हैं तो भी उनको कोई दिक्कत नहीं होती है। और अगर तुम अभी तक क्यूरियस थे कि यार ये सारे जो कॉमेडियंस है कि इंडिया में तो उतना ऑफ्टन शो करते नहीं है, उससे पहले यूएस में, कनाडा में कहीं भाग जाते हैं, तो उसका मेन रीजन ये है कि वहां पे जो टिकट की कॉस्ट होती है वो 3 से 4 गुना ज्यादा होती है। वहां पे जो ऑडियंस होती है वो एनआरआई होती है, उनके पास परचेसिंग पावर भी थोड़ी ज्यादा ही होती है। और जैसे कि स्टैंड अप कॉमेडियंस की जो टिकट्स हैं वो डॉलर्स में बिकना स्टार्ट होते हैं, उसमें उनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है, स्पेशली अगर तुम उसको INR में कन्वर्ट करो तो। इनफैक्ट अगर हम डेटा देखें बुक माई शो के हिसाब से, तो 5 साल पहले एक कॉमेडी शो में एवरेज 50 लोग होते थे और आज के टाइम पे के नंबर 5000 पहुंच चुका है, मतलब 100x की ग्रोथ। और कहीं ना कहीं यूट्यूब पे फ्री कंटेंट डालने का मेन एजेंडा यही होता है कि जब हम लोग हमारे लाइव शोज करें, भले ही वो इंडिया में हो, यूएस में हो या कनाडा में हो, तो हमारे सीट्स फुल हो, जिसकी वजह से हमें और प्रॉफिट अटेन हो सके। इसी के साथ 2 और इनकम स्ट्रीम्स है जो पैरेलली इस पूरे सिस्टम के साथ चलती रहती है। सबसे पहली चीज है कॉर्पोरेट गिग्स। देखो जब भी कॉर्पोरेट में इवेंट्स होते हैं तो ये वो चीजें होती है जहां पे नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट साइन होता है, मतलब कोई भी एम्प्लॉय चीजें रिकॉर्ड नहीं कर सकता, ये चीज यूट्यूब पे नहीं जा सकती, और ये सब स्ट्रिक्टली एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में होता है कंपनी के एम्प्लॉइज के लिए। और बड़ी बड़ी कंपनी जैसे TCS, इनको कंपनी में अपने रेगुलेशंस मेंटेन करने के लिए, अपने एम्प्लॉयज को खुश रखने के लिए स्पेंडिंग करनी पड़ती है, जिसमें आजकल स्टैंड अप कॉमेडियंस को बहुत ऑफ्टन बुलाया जाता है, लेकिन इसकी कोई सोशल मीडिया पे बात नहीं होती, कोई वायरलिटी नहीं होती, बस एक फिक्स्ड फी की तरह एक आर्टिस्ट को पैसा मिलता है और वो अपना काम करके चला जाता है। और रियलिटी ये है कि आज मोस्ट ऑफ द स्टैंड अप कॉमेडियंस अपना घर चला रहे हैं, अपने आप को सस्टेन कर रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस कॉर्पोरेट गिग्स। क्योंकि कॉर्पोरेट गिग्स काफी ज्यादा स्टेबल होता है, फिक्स्ड फी मिल जाती है, एडवांस में पेमेंट हो जाता है, और कहीं ना कहीं तुम एक प्रीमियम ऑडियंस को एड्रेस भी कर पाते हो। इसलिए मोस्ट ऑफ द स्टैंड अप कॉमेडियंस, स्पेशली जो मिड लेवल पे होते हैं या बिगनर स्टेज में होते हैं, वो ऐसे कॉर्पोरेट इवेंट्स के लिए हमेशा रेडी होते हैं। अगर तुम सोच रहे हो कि एक स्टैंड अप कॉमेडी शो का कितना ही मिल जाता होगा, तो ये सारा जो डेटा ले रहा हूं मेरे को इंटरनेट से मिला, तो ये बेसिकली एक अगर कोई बिगनर आर्टिस्ट है जिसको लगभग 3 साल हुए होंगे, तो वो एक शो का 20,000 से 80,000 ले सकता है। अगर किसी को 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस है तो वो 80,000 से 2 लाख रुपए ले सकता है। और अगर कोई बहुत ही ज्यादा स्पेशल जोन में है जो 5 से 10 साल से कर रहा है, तो वो रफली 4 से 5 लाख रुपए तक भी चार्ज करते हैं। एक कॉमेडियन जो महीने में 3 से 4 कॉर्पोरेट शोज कर लेता है, वो महीने के 1.5 से 2 लाख रुपए आराम से कमा सकता है। अब हम फाइनली बात करते हैं लास्ट सोर्स ऑफ इनकम की, विच इज ब्रांड डील्स।
तो देखो ये जो बड़े बड़े क्रिएटर्स होते हैं, समय रैना जैसे क्रिएटर्स होते हैं जिनके 5 मिलियन प्लस फॉलोअर्स होते हैं, सब्सक्राइबर्स होते हैं, ये लोग कभी भी सिंगल ब्रांड डील्स नहीं करते हैं। अगर मैं तुम्हें एक सिंगल ब्रांड डील का अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट बताऊं तो ये होता है 7 से 8 लाख रुपए फॉर अ सिंगल रील इस इंडस्ट्री में। तो ये स्टैंड अप कॉमेडियंस बेसिकली एक मिड टर्म के लिए लगभग 3 से 6 महीने के लिए कोई भी ब्रांड के साथ जुड़ जाते हैं और उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में किसी और ब्रांड को प्रमोट नहीं करते हैं। तो इनका जो अगेन रेवेन्यू है वो काफी स्टेबल हो जाता है, क्योंकि उनको पता लगता है कि यार हमें हर महीने 10 से 15 लाख रुपए अगले 6 महीने तक इस पर्टिकुलर ब्रांड से आने ही वाले हैं। तो ये सारी चीजें सोच के शायद तुम्हारे दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा, यार स्टैंड अप कॉमेडियन बनने में तो पैसा ही पैसा है, मैं भी स्टैंड अप कॉमेडी करने लग जाता हूँ। लेकिन रियलिटी ऐसी नहीं है। हजारों लोग स्टैंड अप कॉमेडी ट्राई करते हैं, अकॉर्डिंग टू डेटा बहुत सारे लोग 3 से 4 साल तक एक पैसा भी नहीं कमा पाते। स्टैंड अप कॉमेडियंस को, आर्टिस्ट को लिटरली अपने पहले फ्यू शोज में लोगों को पैसे देने पड़ते हैं चीजें देखने के लिए। लोगों को फ्री में खाना खिलाना पड़ता है, ड्रिंक्स पिलानी पड़ती है, तो ये वहां पे बस बैठे रहे और स्टैंड अप कॉमेडियन के जोक सुनने में बहुत अजीब लग रहा होगा, हिलारियस लग रहा होगा, लेकिन ये चीज ऑन ग्राउंड रियलिटी में होती है। इसी के साथ जो तुम एक 60 मिनट का सेट देखते हो, 10 से 15 मिनट की यूट्यूब पे वीडियोस देखते हो, ये सेट पॉलिश करने में इन क्रिएटर्स को, इन आर्टिस्ट को 2 साल 3 साल तक लग जाते हैं। हंड्रेड्स ऑफ अटेम्प्ट्स होते हैं, एक ही जोक को बार बार टेस्ट करा जाता है, लोग कैसा रिएक्ट कर रहे हैं, खुश हैं, दुखी हैं, किस टाइम पे ब्रेक लेना है, किस टाइम पे हंसना है, किस टाइम पे मुंह बनाना है। ऑल ऑफ दिस थिंग टेक्स ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस एंड अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। और अगर 1-2 बार वायरल भी हो जाते हैं तो उससे तुम्हारा सच में कुछ पैसा नहीं आने वाला है। पैसा तुम्हारा तभी बनेगा जब तुम्हारी एक मास फैन फॉलोइंग बने, लोग तुम्हारे शो में आने के लिए पैसे देने को रेडी हो, जब एक तरफ समय रैना का शो हो और दूसरी तरफ तुम होस्ट कर रहे हो, तब भी लोग तुम्हारा शो देखना पसंद करें, तब जाके तुम्हारा पैसा बनना स्टार्ट होगा, बिकॉज इट इज अ वेरी टफ एंड अ वेरी कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री। ऑल्सो संजय मनालतला का एक फेमस रूल है, कॉमेडी में फुल टाइम तभी जाओ जब तुम महीने का 1 लाख रुपए ऑटोमेटिकली कंसिस्टेंटली कमा रहे हो। अगर उससे पहले शिफ्ट कर लिया तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल स्ट्रगल देखने को मिल सकता है। अब हम फाइनली बात करते हैं इंडियाज गॉट लेटेंट यानी कि समय रैना की कंट्रोवर्सी पे। क्या वो उनके लिए अच्छा हुआ? मेरे ओपिनियन में कहीं ना कहीं अच्छा हुआ, क्योंकि जितने भी लोगों ने उनको हेट दिखाया वो कहीं ना कहीं उनके आइडियल कस्टमर्स थे ही नहीं। पूरी कंट्रोवर्सी की वजह से क्या हुआ, और लोगों ने समय रैना को जाना, और लोगों ने उनको देखा, यूथ ने देखा, और कहीं ना कहीं अकॉर्डिंग टू डेटा हमें ये चीज पता लगती है, जो भी एनआरआईज हैं, जो भी जेन जी है, उनको ये कंटेंट देखने में कोई दिक्कत नहीं है और उनको कंटेंट देखने में मजा आता है। वेरएस जो लोग शो के खिलाफ थे, जिन लोगों को समय रैना का कंटेंट पसंद नहीं आता था, वो लोग एनीवे समय रैना की टारगेट ऑडियंस में थे ही नहीं। लेकिन बिकॉज ऑफ दिस एंटायर मीडिया कवरेज, बिकॉज ऑफ दिस एंटायर पब्लिसिटी, क्या हुआ, काफी लोग अवेयर हुए। जो भी लोग ओपन माइंडेड थे, जो भी एनआरआई वाले लोग थे, काफी सारे लोगों को समय रैना के बारे में पता लगा, उन्होंने जाके समय रैना की पुरानी वीडियोस देखी और कहीं ना कहीं उनकी व्यूअरशिप पहले से भी ज्यादा बढ़ गई, जो उनका नया यूट्यूब एपिसोड प्रूव भी करता है। तो मेरे ओपिनियन में दिस प्रूव्स वन सिंगल थिंग, एनी काइंड ऑफ पब्लिसिटी इज अ गुड पब्लिसिटी। अगर तुम्हारे कोई डिफरेंट ओपिनियंस है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। दिस वाज योर होस्ट अर्पित शर्मा। अगर तुम्हें ऐसा ही बिजनेस, फाइनेंस और डीप एनालिटिक्स वाला कंटेंट अच्छा लगता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, हाइप करो, कमेंट करो, लाइक करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।